नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। इस हफ्तों की कुछ खास क्रिप्टो खबरों के साथ शुरुआत करते हैं मार्केट से। मार्केट मिला जुला ही रहा। ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो गिरा हुआ ही रहा। हालांकि हम कुछ ग्रीन बबल्स देख पा रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट में जो बड़े बड़े नाम थे सोलाना को छोड़ के वो नीचे ही गए। इथीरियम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ज़्यादा नहीं। बिटकॉइन नीचे गिरा, जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे। बट वीकेंड, ये हफ्ता ख़त्म होते होते वो पॉजिटिव में भी चला गया। और इस का मिले जुले हफ्ते का मुख्य कारण ये था कि जो पैसा इनफ्लो आता था क्रिप्टो मार्केट में, इस हफ्ते वो पैसा इनफ्लो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम कॉइन शेयर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। इस हफ्ते जो इनफ्लोज हमने पिछले हफ्तों में देखे, इनफ्लोज ना होके इस बार हमने आउटफ्लो देखा। मतलब कि पैसे क्रिप्टो में से बाहर निकाले गए, लोगों ने अपने एसेट्स बेच के क्रिप्टो से बाहर निकाल लिए। तो लगभग 16 मिलियन यूएस डॉलर्स क्रिप्टो स्पेस से बाहर निकाले गए। और अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये हमारा जो पॉजिटिव टेरिटरी था। तो 11 हफ्तों से हम लोग लगातार देख रहे थे कि क्रिप्टो के मार्केट में पैसे आ रहे हैं। तो वो जो ट्रेंड था वो टूट गया, और ये हफ्ते में हमने नेगेटिव देख इनफ्लोज देखे, यानी कि आउटफ्लोज देखे। तो ज़्यादातर पैसा बिटकॉइन से निकाला गया, फिर उसके बाद इथीरियम से निकाला गया। और सरप्राइजिंग बात यह है कि सोलाना ने 16 मिलियन में से 10.6 मिलियन तो सोलाना में ही इन्वेस्ट हो गया। तो ये सोलाना की एक तरीके से उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सोलाना की कुछ खबरें भी हैं, तो आज पहली सोलाना की खबर पे हम चलते हैं। आइए, चलिए। तो सर्कल जो कंपनी है जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन बनाती है, वो अब यूरोप में जो स्टेबल कॉइन है EURC, वो सोलाना पे भी लेकर आएंगी। तो EURC जो स्टेबल कॉइन यूरोप में है वो आज की तारीख में, मतलब सोलाना से पहले इथीरियम, पॉलीगॉन और एवेलांच पे हुआ करता था, और अब वो सोलाना पे भी आ गया है। और इसका मुख्य कारण यही है कि सोलाना की जो लो फीस है और हाई स्पीड्स हैं, वो पेमेंट्स और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है। इतना कम लो फीस और किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं मिलेगी आपको आज की तारीख में। और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सोलाना का जो स्टेबल कॉइन मार्केट कैप है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है यूरो के स्टेबल कॉइन से, क्योंकि वो वैसे ही यूएसडीसी के मुकाबले बहुत ही कम शेयर मार्केट का रखता है, स्टेबल कॉइन मार्केट का। बट मेरे ख्याल से ये एक फ्यूचर बेट है सोलाना का, सॉरी सर्कल का। और समय बदलते समय नहीं लगता है क्रिप्टो के दुनिया में। और अगर ये अगला साल क्रिप्टो रेगुलेशंस के मामले में फेवरेबल रहा, जो कि मेरी आशा है और आशंका भी है, तो यूरो स्टेबल कॉइन्स या स्टेबल कॉइन्स पहली क्रिप्टो एसेट्स होंगे जो रैली करेंगे। मतलब नॉट द टोकन बट द कंपनीज इटसेल्फ, मार्केट कैप रैली करेगा बेसिकली। तो यूरो भी एक स्टेबल कॉइन रैली कर सकता है मार्केट कैप के परस्पेक्टिव से। तो ये एक अच्छी खबर सोलाना के लिए है। और दूसरी अच्छी खबर सोलाना के लिए है, वो है रियल वर्ल्ड एसेट की तरफ से। ऑन्डो फाइनेंस जो एक रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन है, वो अपना जो टोकनाइज ट्रेजरी है वो सोलाना पे लेकर आएंगी। तो टोकनाइज ट्रेजरी जो है वो एक तरीके का रियल वर्ल्ड एसेट है, जो कि बड़ी बड़ी बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकचेन पे डिजिटाइज या डिजिटल एसेट के फॉर्म में रखती हैं। इससे उनको ऑपरेशनल और एफिशिएंसीज बढ़ती हैं। तो अब वो सोलाना ब्लॉकचेन का भी फ़ायदा उठा पाएंगी। तो ये एक कमेंट पढ़ लेते हैं। टोकनाइज यूएस ट्रेजरी स्पेयरहेडेड दिस ईयर टोकनाइजेशन बूम। मतलब जो यूएस ट्रेजरीज थी वो टोकनाइजेशन में सबसे ज़्यादा
ऊपर रहीं, और वो सबसे ज़्यादा रियल वर्ल्ड एसेट में ट्रेड हुई, टोकनाइज यूएस की टोकनाइज सिक्योरिटीज़। तो big banks like JP Morgan, Citigroup are racing to become more to bring more traditional assets like bond and credits on blockchain. जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कि टोकनाइज सिक्योरिटीज हो गई, वो या बॉन्ड्स हो गए, वो ब्लॉकचेन पे लाना चाहती हैं क्योंकि उसके फ़ायदे उनको नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो उनकी कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं और उनका काम जल्दी हो रहा है, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक तरीके से उसका मतलब है। तो अगर हम ओवरऑल रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट के बारे में बात करें तो rwa.xyz जो ये वेबसाइट है, इससे आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ है और शुरुआत रही साल की, वहाँ तब से लेके हम एक कांस्टेंट राइज देख रहे हैं RWA में। तो धीरे धीरे और भी रियल वर्ल्ड एसेट्स ब्लॉकचेन पे टोकनाइज हो रहे हैं। ज़्यादातर इथीरियम और स्टेलर पे ही है, बट अब क्योंकि ओंडो फाइनेंस अब धीरे धीरे सोलाना, धीरे धीरे क्या अब आ ही गया और सोलाना पे आएगा, शुरुआत वो ट्रेजरी से कर रहे हैं। तो देखना होगा, सबकी नज़रें यहीं पे ही हैं कि सोलाना धीरे धीरे करके अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाएगा या कितना कर पाएगा और कितनी तेज़ी से कर पाएगा। तो ये एक दूसरी पॉजिटिव खबर थी सोलाना के लिए। आगे बढ़ते हैं। गेमिंग ब्लॉकचेन इम्यूटेबल एक्स, या इम्यूटेबल रादर, एक नया क्रिप्टो वॉलेट निकाल के लेकर आया है जो जिसका नाम है पासपोर्ट, और उसका मुख्य यूज़ है गेमिंग के गेमर्स के लिए। तो वो एक एक वॉलेट होगा जिससे कि आप अलग अलग गेम्स में लॉग इन कर पाएंगे। तो अभी वेब 3 गेमिंग में क्या होता है कि आपको अलग अलग गेम के लिए अलग अलग वॉलेट बनाने की जरूरत पड़ता है, जिससे कि जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो थोड़ा समय लगता है, जिससे कि जिसको कम किया जा सकता है। तो ये पासपोर्ट लॉन्च करने के पीछे इम्यूटेबल का जो मेन सोच यही थी कि अगर हर गेम के लिए यूज़र को वॉलेट बनाना पड़ गया तो जो यूज़र एक्विजिशन जिसको बोलते हैं वो ख़राब रहेगा गेमिंग कंपनीज के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग गेम्स डाउनलोड करके यूज़ भी ना करना चाहें क्योंकि उसके लिए अलग वॉलेट कौन बनाए, है ना। तो अब उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम एक ही वॉलेट बना लें जिससे कि सारे गेम्स पे आप लॉग इन करके साइन अप करके उसका खेल सकते हो, तो फिर वो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो गेमिंग कंपनीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और इम्यूटेबल के लिए तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ यूज़र्स के लिए रहेगा जिसके लिए ये एक बहुत बड़ा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक मैं बोलूँगा अगर चेंज रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और ऐसी छोटे छोटे फीचर्स, छोटा तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे इम्पैक्टफुल फीचर्स और प्रोडक्ट्स लेकर इम्यूटेबल अगर आएगी तो अ, वो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है गेमिंग ब्लॉकचेन्स वेब 3 में, वो अपना और भी स्ट्रॉन्ग होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगली खबर पे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये एक और ख़बर है इथीरियम मॉड्यूलर स्पेस से, जहाँ पे काफ़ी सारी लेयर वंस हमने देखा पहले एक हफ्तों की न्यूज़ रिकैप में, जो कुछ लेयर वंस हैं जो कि अब लेयर टूज में परिवर्तित होने जा रही हैं। तो उसी श्रृंखला में एक नए एडिशन लिस्क ब्लॉकचेन भी आ गया है, जो कि ऑप्टिमिज्म का लेयर 2 बनने जा रहा है। और लिस्क जो ब्लॉकचेन है इसकी थोड़ी सी कहानी हम देख लेते हैं। लिस्क ब्लॉकचेन 2017 के बुल मार्केट में आया था, पर धीरे धीरे करते करते उसकी जो मार्केट कैप है वो कम होता गया, और आज की तारीख में 83% से उसका मार्केट कैप गिर चुका है। तो अम, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ब्लॉकचेन को रेलेवेंट रहना है आज के कंपेटिटिव मार्केट में, तो आई थिंक उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो इथीरियम का एक लेयर 2 बन जाए, राइट। कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि अगर ऐसा ब्लॉकचेन है तो उनकी फीस भी ना के बराबर ही होगी, रेवेन्यू भी ना के बराबर ही होगा। तो ये उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। और बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो ये सब जो लेयर 1s धीरे धीरे लेयर 2s में जा रही हैं,
ये एक तरीके से कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप लेयर वन स्पेस में, कि बहुत सारी जो लेयर वंस जो नीचे हैं, जो टेल एंड में है, वो धीरे धीरे करके या तो गायब हो जाए होने वाली हैं, या लेयर टूज में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जैसे वो लेयर वन का कंसोलिडेशन फेज कम होने आएगा, वैसे ही लेयर टू का कंसोलिडेशन फेज भी चालू होने लगेगा। तो जो ये कंपटीशन लेयर वन में था, वो कंपटीशन अब लेयर वन से उठ के लेयर टू में आ जाएगा। और इसके आसार आपको अभी से ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप L2 बीट्स में जाएंगे, और ये पॉइंट मैंने अभी लेटेस्ट, अब अपने लेटेस्ट वीडियो में भी कवर, नहीं इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे, कि ऑलमोस्ट 50 से 60 लेयर टू ब्लॉकचेन्स होने वाली हैं अगर आज के डेटा से जाएं। और उसमें शायद ये इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये अभी की खबर है। तो अगर इतनी सारी ब्लॉकचेन्स लेयर टू पे होंगी, तो फिर वहाँ पे भी कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो ही जाएगा। ठीक है। तो ये देखना होगा कि ये जो ब्लॉकचेन्स जो लेयर वन थी और अब लेयर टू बन गई हैं, उसमें से कौन सी रेलेवेंट रह पाती हैं ये मूव करने के बाद। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। बट फिलहाल के लिए ये जो उन्होंने कदम उठाया, ये उनके लिए ठीक है, और समझ आता है ये क्यों उन्होंने उठाया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छी खबर है और थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। मासा करके एक प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो कि एक एवलांच, एक अपना खुद का ब्लॉकचेन बनने जा रहा है। बट ये लेयर टू नहीं बन रहा, ये एवलांच का सबनेट बनने को जा रहा है। अब मासा क्या है? मासा एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मार्केटप्लेस है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मासा एक जीरो नॉलेज बेस्ड यूजर डेटा नेटवर्क बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है? अम, ये मतलब ये है कि आज की जो एआई वर्ल्ड है, एरा जो है, जिसमें कि आप अगर एआई के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो एआई जो मॉडल बनते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या मिड जर्नी हो गया, इसको बनाने के लिए बहुत करोड़ों डेटा पॉइंट्स लगते हैं उसको मॉडल को ट्रेन करने में। वो डेटा आता कहाँ से है? वो डेटा ऑलरेडी जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल या मेटा या अमेजोन या इंस्टाग्राम या ये सब, इनके पास जो डेटा पड़ा हुआ है, वो उन्हीं से वो डेटा निकलता है। तो इन अ वे जो जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो मोनोपोलाइज करके रखी हुई है डेटा को, और एक तरीके से एआई को भी मोनोपोलाइज करके रखी हुई है, क्योंकि डेटा के बिना एआई नहीं है। तो मासा का ये कहना है कि हम यूजर्स के साथ डायरेक्टली मिलके ये डेटा लेंगे उनसे। और उससे फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो यूज़र का डेटा जो है वो प्राइवेट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ने फेसबुक पे लॉगिन किया है, अपनी ईमेल एड्रेस और एज और सेक्स ये देकर वो सारा डेटा सबको मिलता रहेगा, जिसने पैसे दिए उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वही डेटा जो आप अप्रूव करेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो नॉलेज बेस्ड है, वही डेटा एंड उसके लिए यूज़ होगा, और बाकी सारा डेटा हिडन रहेगा उनसे। तो ये मासा है। तो अब मासा ने क्या कहा है कि वो एक अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, और ग्रोथ के लिए वो एक ब्लॉकचेन में चेंज होना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने एवलांच को क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो एक कस्टमाइजेबल ब्लॉकचेन है, जो कि हाई वॉल्यूम्स और को कॉस्ट इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। एक तो ये रीज़न उन्होंने दिया। दूसरा रीज़न ये है कि एवलांच का जो फाउंडेशन है, उन्होंने उसको फंड भी किया है। तो ये दो रीज़न्स आपको जानने ज़रूरी हैं। एक तरीके से अच्छी खबर एवलांच के लिए है, और ये स्पेस के लिए भी अच्छी खबर है, क्रिप्टो के लिए, जो कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। और एआई वर्ल्ड में डेटा डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मासा जैसे प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि आगे जाके बहुत बड़ा किरदार निभाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अगले साल की सबसे बड़ी खबरों में से जो एक खबर है, वो है इथीरियम का प्रोटो डैंक शार्डिंग या EIP 48, सॉरी सॉरी सॉरी, 4844 जो है, और उसकी जो वो आ गई हैं। अब वो एक चेंज है पूरे क्लस्टर ऑफ चेंजेस में से।
तो उसकी टेस्ट नेट की जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो पहले वो टेस्ट में जाएगा, उसके बाद अगर वहाँ पे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती तो फिर वो मेन नेट पे डिप्लॉय होगा। तो पहले गर्ली टेस्ट नेट पे वो 17 जनवरी को जाएगा, फिर सिपोलिया पे 30 जनवरी को जाएगा, और होल स्काई वो 7 फरवरी में जाएगा। और ये यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं तो फिर हो सकता है मार्च में या फरवरी एंड में वो मेन नेट पे भी मूव हो सकता है। तो अब ये कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए मुझे, बट अब ये जो चेंज है ये इस पे पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। और अगले साल इथीरियम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर ये चेंज पॉजिटिवली लॉन्च हो जाता है तो। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबकी नज़र इसी पे है, सब का पैसा इसी पे लगा हुआ है एक तरीके से, अगर हम बोलना चाहें तो। तो पर अगर मर्ज हो गया तो फिर ये वाला चेंज मेरे को नहीं लगता उतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं डेवलपर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा जानता नहीं। बट इन एनी केस कोई भी चेंज अगर होता है वो इथीरियम जैसे एक पब्लिक सिस्टम पे छोटे से छोटा चेंज भी होता है तो वो भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि इनका ये जो चेंज है वो बिना किसी परेशानी के साथ डिप्लॉय हो जाए मेन नेट पे, और ये इथीरियम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी, और जो भी इथीरियम यूजर्स हैं क्रिप्टो के लिए तो डेफिनेटली। अच्छा, आखिरी खबर पे चलते हैं। अच्छा, ये एक पॉजिटिव और खबर है। नाइजीरिया जो जिसने कि क्रिप्टो पे बैन लगा रखा था, उनके सेंट्रल बैंक ने अब क्रिप्टो पे से बैन हटा दिया है। तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है अभी रिसेंटली, उस पे से उन्होंने जो बैन था वो हटा के ये कहा है कि अब वो उसको रेगुलेट करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ही समझदारी की खबर है। हम ये जानते ही, और मैं बहुत महीनों से बोलते आ रहा हूँ, पिछले साल से बोलते आ रहा हूँ कि क्रिप्टो पे आप बैन नहीं लगा सकते। स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से तो मैं यही बोलते आ रहा था, बहुत सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने यही आइडिया डाला है। और सरकार ने ये भी किया, हालांकि अगर आप जानते हैं कि हमारे आरबीआई के स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो वो तो खुला खुला बोलते थे कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। राइट, और वही जैसे इनके जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने यही किया, इन्होंने तो क्रिप्टो पे बैन लगा ही दिया। तो मेरी आशंका ये है कि ये जो G20 समिट में एक ग्लोबल कंसेंसस मिला है क्रिप्टो फ्रेमवर्क को लेकर, अब उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि ये क्रिप्टो बैन नहीं करना चाहिए, रेकमेंडेड नहीं है, आप रेगुलेट कीजिए, है ना। और यही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने भी बोला था G20 से पहले। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन यूज़ करना चाहती हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती हैं, क्रिप्टो को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और क्योंकि क्रिप्टो एक ग्लोबल फिनोमिना है तो इंडिया सिर्फ अकेले ही रेगुलेट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। इसलिए ये G20 का जो कोलैबोरेशन था और उसमें यूनानिमस डिसीजन लिया गया सारी कंट्रीज़ ने कि हम ये जो IMF और FSB का जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करेंगे। और मेरी ये आशंका है कि उसको देखते हुए नाइजीरिया ने ये कदम उठाया कि उन्होंने अपना बैन तो हटा ही दिया, अब साथ में वो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर नाइजीरिया के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगले साल में हम ऐसे ही बहुत सारी खबरें देखते आएंगे रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से। पॉजिटिव खबर है मेरे हिसाब से। चलिए, अभी के लिए यही बहुत है। आशा करता हूँ आपको ये क्रिप्टो वीक न्यूज़ रिकैप पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते के लिए आपसे नमस्कार, और फिर मुलाकात करेंगे।